सीजन नंबर 4 ट्रेलर नहीं, आज डायरेक्ट हम एपिसोड ही चलाएंगे। एपिसोड नंबर 1 ट्रेलर ट्रूलर गया बाहर में भाई, तो आप ट्रेलर रखी रखे, मैं क्या करूं। आप लिखते हैं ट्रेलर प्लस एपिसोड पहली, ठीक है। अच्छा जी, गए थे आप लोग अभी तक, चलो। वर्क डन, जी क्या होता है वर्क? क्या होता है? काम करने को वर्क कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपकी एनर्जी लगे वो वर्क होता है। फर्क क्या होता है वर्क में और एनर्जी में? वर्क WORK होता है, एनर्जी ENERGY होती है ना। वाह, अच्छा वर्क में चेंज आता है और एनर्जी में चेंज नहीं आता, उसमें भी आता है, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? अच्छा देखें, एनर्जी की तो बात बाद में करेंगे। वर्क बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए। क्या करें? जब किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाए, हम कहते हैं जी वहां पे क्या हो जाएगा? वर्क डन होगा। ऐसा ही है, ये वर्क हमारा फिजिकल भी हो सकता है, ये वर्क मेंटल भी हो सकता है। बट मेंटल वर्क को हम लोग यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहां पे फिजिकल वर्क की डिस्कस करेंगे, फिजिकल मीनिंग की डिस्कस करेंगे। तो वर्क डन, किसी भी बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है, ये बात तो डन है कि वर्क करने के लिए आपको फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास फोर्स ही नहीं है, आप वर्क ही नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? तो कोई भी काम करने के लिए आपको फोर्स तो लगानी पड़ेगी। ये मार्कर को मैं कहता हूं मूव करवाना है, तो मैं इसको फूंके मारूंगा, तो फूंक भी मारूंगा तो फोर्स तो लगाऊंगा ना, फूंक की भी तो फोर्स होगी। या हाथ से मूव करवाऊंगा, फोर्स तो लगा रहा हूं। क्या ख्याल है? इस मार्कर के ऊपर, मार्कर से अपना व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, फोर्स तो लगाऊंगा। तो जब तक फोर्स नहीं लगाऊंगा वर्क तो नहीं होगा। इसका मतलब वर्क डन के लिए हमें फोर्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई ऐसी है कि नहीं? तो याद रखिएगा, किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क उस वक्त होगा जब फोर्स लगेगी। अब ये जो फोर्स है वर्क डन के अंदर, ये फोर्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है, ये फोर्स वेरिएबल भी हो सकती है, ये फोर्स ग्रेविटी की भी तो हो सकती है। क्या ख्याल है? हम बेसिकली यहां पे 3 की बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक जो है चैप्टर का, उसका नाम चेक करें, क्या लिखा है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। दूसरे टॉपिक का नाम क्या लिखा है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और तीसरा जो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसमें कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव लिखा है। रोने वाली बात नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड का ही वर्क है बेसिकली। ड्रोनी शक्लें बना के बैठ के नहीं। अच्छा अब लो जी, तो सबसे पहले हम कौन से वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं? वर्क डन बाय, बोलो बोलो बोलो, कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल, मैं छितर ला लेना है। ये पहले नंबर वाली फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कांस्टेंट फोर्स किसको बोलेंगे? ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन होगी? ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, a force whose magnitude does not change is called constant force। जल्दी जल्दी लिखो मेरे प्यारे बच्चों, ढक्कन के मुंह वालों, और लिख लिया जी। A force whose magnitude does not change throughout the work। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भाई मैं इसके ऊपर एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी क्यूट सी फोर्स लगाने जा रहा हूं। क्या लगाने जा रहा हूं? अच्छा ये देखें इधर, ओए चुप। अच्छा मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोर्स ऐसे सीधी लगाई, तो मुझे बताओ क्या होगा? क्या ये बॉडी इस वक्त आगे को डिस्प्लेस कर जाएगी इस डायरेक्शन में? बोलो। ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने प्रोड्यूस हुआ, इसमें यहां से सपोज करें ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ वो डी है। तो बताएं वर्क क्या होगा इस केस में? जल्दी बोलो। आप कहेंगे सर वर्क का फॉर्मूला होगा जितनी फोर्स लगाई और जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ।
यानी फोर्स के साथ वो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जो उस फोर्स की डायरेक्शन में है। बातें सुनते जाना, बातें बड़ी काम की होनी है ये। सपोज करें मैं कहता हूं मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, तो वर्क कितना होना था? वर्क कितना होना था? अगर 10 न्यूटन की फोर्स होती और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होता, कितना वर्क होना था? भाई सिंपल सी बात है, फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, तो 10 इंटू 2 20, तो हम कहेंगे भाई 20 जूल वर्क होगा, खत्म बात। मगर अगर अगर मगर अगर मगर तुम्हारी फोर्स लग रही होती यूं, ऐसे, ये। अब की बार बताएं क्या होगा अगर आपकी फोर्स किसी पर्टिकुलर, बोलो, एंगल पर लग रही हो। अब बताएं क्या होगा। क्या बॉडी ऐसे ऊपर को आएगी यूं? यानी सपोज करो वहां पे कॉर्नर पे एक ईंट पड़ी है, मैंने रस्सी बांधी है और मैं रस्सी को खींच रहा हूं यूं यूं करके, तो कभी देखा हो माशाल्लाह ईंट भी ऐसी ऊपर आ रही, झूले लाल करती करती। वो तो ब्रूसली के मुंह वाली कैसे जाएगी, वो तो शू जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपका, अच्छा ये फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन लगा ले और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी, क्योंकि दोनों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब की बार क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एक एंगल आ गया है। अब वर्क कैसे निकालेंगे इस केस में, बताओ। याद रखिएगा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो, तो जो चीज किसी एंगल पे है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लो। क्या बना लो? तो बताओ, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे तो बच्चों मेरी बात समझ रखो, देखो ये जब हम फोर्स के रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो आप लोगों को पता है कि ये कंपोनेंट ये बनेगा, ये कंपोनेंट ये बनेगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही है? थीटा के सामने वाले के साथ क्या आएगा? साइन थीटा। जबकि इधर क्या आ जाएगा? तो चलिए बताओ, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है? कोस वाला। तो इसीलिए अब की बार वर्क बराबर होगा एफ कोस थीटा, जो कि डी के पैरेलल है। तो अब की बार वर्क बराबर होगा एफ डी कोस ऑफ थीटा के। बोलो आमीन। ए बोलो ना, बीबी समझ आए? मैं पूछने समझ आया, कंदी आमीन। वाह भाई वाह, झूले लाल। तो समझ आ गई ये बात। यानी आप बस इतनी बात याद रखें, वर्ग के साथ, वर्ग के फार्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो वाले मल्टीप्लाई होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यहां पर देखें, यहां पर मुझे बताओ यहां पे थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे दोनों पैरेलल हैं। जो पैरेलल चीजें होती है उनका थीटा क्या होता है? 0 डिग्री। तो देखिए इस फार्मूले में थीटा की जगह 0 पुट करो, तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो देखो cos 0 अगर 1 हो जाएगा, पीछे एफ डी ही बचेगा। इसका मतलब यहां पे हमें थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि थीटा 0 डिग्री था। और समझ आइए इस बात की, पक्की बात है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं जी हमारे पास 100 न्यूटन की फोर्स होती, ये सॉरी 100 न्यूटन की फोर्स है और 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, थीटा 30 डिग्री है, बताओ वर्क कितना होगा? जल्दी बताओ। अब क्या करेंगे? अब तुम्हें कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए। एफ डी कोस थीटा, एफ कितना है 100, डी कितना है 20, थीटा कितना है 30 डिग्री। खत्म बात, मल्टीप्लाई करवाओ आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके यार, यार क्या गूंगे हो? ओके बशीर हो गया। लो जी अगली बात अब करते हैं। अच्छा, तो वर्क डन का आपकी निगाहों के सामने जो प्यारा सा फार्मूला आया है, डेट इज एफ डी कोस ऑफ थीटा। और आपको पता है मैं इसी फार्मूले को क्या लिख सकता हूं? W इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, इधर लिखता हूं साइड पे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी भी लिख सकता हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। क्योंकि आपको पता है जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है, बोलो? और क्या आता है? एफ डी कॉस ऑफ थीटा आता है। ओके हो गया? ओके। अच्छा जी, तो बच्चों हम ना यहां पे डिफरेंट केसेस बनाने जा रहे हैं। अगर इस फार्मूले में थीटा को मैं पुट कर दूं 0 डिग्री, थीटा को मैं पुट कर दूं 90 डिग्री,
थीटा को मैं पुट कर देता हूं 180 डिग्री। अच्छा ये थीटा है क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूंगा तो वर्क कितना आएगा जल्दी बताओ? पॉजिटिव एफ डी आएगा। क्यों भला? क्योंकि cos 0 डिग्री +1 होगा ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव एफ डी आ जाएगा। अच्छा थीटा अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा? क्योंकि cos 90 0 होता है। और अगर थीटा को 180 पुट करेंगे तो cos 180 -1 होता है, तो आपका वर्क डन जो होगा माइनस एफ डी आएगा। इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, बोलो, वर्क डन 0 भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम सिंपली यहां से एक रूल ये बना लेते हैं एक याद रखने के लिए कि 90 डिग्री से पीछे वाला वर्क क्या है? पॉजिटिव। और 90 डिग्री से आगे वाला वर्क क्या है? तो हम ये कहते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा छोटा होगा तो उस सारे एंगल पे वर्क डन पॉजिटिव हुआ करेगा। क्या हुआ करेगा? पॉजिटिव वर्क हुआ करेगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना, वर्क डन 0 हुआ करेगा ना। और अगर थीटा 90 डिग्री से बताओ जब बढ़ गया है तो वर्क डन क्या आया करेगा? नेगेटिव वर्क आया करेगा। क्या ये बात याद हो जाएगी? तो अंडर विच कंडीशन वर्क डन विल बी पॉजिटिव? व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अंडर विच कंडीशन वर्क डन इज नेगेटिव? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इज इट करेक्ट? यार एक तो जब तुम बोलते नहीं हो ना, यकीन मानो मैं दिल करता मैं तुम्हें चपाटे कराऊं रख रख के, चरसी लोग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब बात है, सुनना। अगर मैं ये कहूं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो वर्क क्या होगा? आप कहेंगे पॉजिटिव मैक्सिमम। एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव मैक्सिमम। परपेंडिकुलर है तो 0। वर्क डन 0 है। और 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूट। नहीं पता? और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? जी बड़ी मेयर की बंद रही, आप लोगों की शर्म आई गई है आप लोगों को। और जो 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। ये भी 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल क्यूट हो तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज हो तो, हाँ, और राइट हो तो, चलो शुक्र है। इसके यूनिट क्या आएंगे? देखो वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ एसआई यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो वर्क के फार्मूले में दो चीजें हैं मेन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर, जिसको आपको पता है हम प्यार से क्या बोलते हैं? जॉउल भी बोलते हैं। और अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो बताओ न्यूटन की जगह पर क्या आ जाएगा? किलोग्राम m की पावर 2 s की पावर -2। और ये मीटर अपनी जगह पे। तो जब ये मीटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ओहो, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर s की पावर -2 और साथ में आ गया मीटर। तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड। दैट इज एसआई, बेस यूनिट ऑफ वर्क डन। तो किलोग्राम m की पावर 2 s की पावर -2, इसको जऊल बोलते हैं। तो बताओ यहीं से देख के डायमेंशन लिखने का 2 नंबर तरीका बताया था, क्या क्या था? किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह l, s की जगह पे t, और पावर्स वैसे ही जैसे हैं यूनिट्स में। ओके, तो ये इसकी डायमेंशंस भी हैं वर्क डन की। अच्छा इसका ना एक और यूनिट भी है, इसका एक सीजीएस यूनिट भी है। सीजीएस यूनिट ये आपको मैं चैप्टर नंबर 1 में तो बताऊंगा। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये आपकी अभी बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको जस्ट आपने इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है। तो इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ज। और 1 अर्ज बराबर होता है 10 रेज टू पावर -7 जाउल। 1 अर्ज किसके बराबर होता है? 10 रेज टू पावर -7 जाउल। यस, एमसीक्यूज में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ओके, तो ये आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ज। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 रेज टू पावर -7 जाउल। ठीक है, ईकेट के पेपर में भी आ जाता है और वैसे भी टेस्ट में मैं दे सकता हूं। जानी क्यों टेंशन लेती हो तुम, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा इसके बाद अगली बात करते हैं बच्चों। हेलो, ओए, ओ, ग्राफ अगर मैं इसका बनाऊं, मेरी बात सुने,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, बच्चों, वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स, ये एम्बुलेंस आ रही है आपको लेने, और एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ मैंने एक बनाया है प्यारा सा करके, कोई बच्चा बता सकता है ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? बस ये बता दें, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? एनीवन? अच्छा, लाइन, माशाल्लाह, मुझे तो नजर ही नहीं आता था, है मैंने तो बनाई, उसके बाद मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या है, लाइन है। अच्छा, डॉट भी है, लाइन विद डॉट्स। उफ, मेरे खुदाया, यकीन मानो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा सा पढ़ने वाला होगा, वो तुम्हारे पे हंस रहा होगा। हाँ बताओ। डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, मगर एक और चीज आप बोल रहे हैं, फोर्स लग रही है। वो कैसे लग रही है? कांस्टेंट फोर्स लग रही है। अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। इधर देखो, बहुत जल्द। अच्छा, इधर देखो, मेरी बात सुनो। दैट इज द ग्राफ ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कैसे भला? ये देखें, ग्राफ में आपको पता है यहां पे कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, और कोई ना कोई तो वैल्यू होगी। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब आप देखें, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स तो लग रही है एक, मगर वो फोर्स ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, बल्कि फोर्स की वैल्यू क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब हर डिस्प्लेसमेंट पे, ये देखें, हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, मगर फोर्स की वैल्यू सेम है सारे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि देखें, ये बॉडी यहां पे है, इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो पूरे पाथ में ये फोर्स कितनी रही है? 10 न्यूटन ही रही है, ये चेंज नहीं हुई। मगर बॉडी तो आगे को गई है, डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ है, मगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रही है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। डन। तो ये ग्राफ है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर एरिया तो निकाल के दिखाओ। एरिया, बच्चों, एरिया, ला 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 ला, हे। चलो बताओ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि एक्चुअल में ये एक रेक्टेंगल टाइप बन रही है, अंदर वाली चीज रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप बन रही है। तो चलो बताओ, लेंथ वाली साइड पर कौन है? एफ, और विड्थ वाली साइड पर कौन है? डी। तो फोर्स इंटू डी जो होता है, ये वर्क डन नहीं होता? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये लाइन लिख लें, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, बच्चों बच्चों बच्चों। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसका मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, वो हमें किसकी वैल्यू देता है? वर्क डन की वैल्यू देता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसका मतलब एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ओके, चलो फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अच्छा, मेरी बात सुने, पेपर में बच्चे कहते हैं ये लॉन्ग में आएगा कि शॉर्ट में आएगा? ये लॉन्ग में नहीं आता। उसकी वजह यह है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आ भी जाए लॉन्ग में, लेट्स सपोज, तो जितना कुछ मैंने आपको लिखवा दिया, लिख देना पुत्र, पूरा पांजा फिट होगा। ठीक हो गया? वैसे इसमें आप देख रहे हैं आसान आसान चीजें, ये आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई ग्राफ के अलावा। अच्छा चलो, लेट वी से, इधर देखो, ओए ओए, 2 4 6, यहां पे फोर्स है न्यूटन में, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं 2 4 6, और ये है मीटर में। मेरा सवाल सिंपल सा ये है आप लोगों से, इधर देखो, ला 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 ला, हे हो, ला 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 ला। ये ग्राफ है एक। फाइंड द वर्क डन अंडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ का वर्क डन निकाल के दिखाएं। इसका मतलब क्या है? ग्राफ ये शो कर रहा है कि एक बॉडी के ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लगी है, कब तक? 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक। फिर उसके बाद वो फोर्स क्या हो गई है? वो फोर्स क्या हो गई है? 6 न्यूटन से 0 न्यूटन हो गई है। कितने डिस्प्लेसमेंट तक? 4 मीटर से लेके 6 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक वो फोर्स कम हो गई है, 0 हो गई है। तो बताएं वर्क डन क्या हुआ होगा इस पूरे रास्ते में? हाउ यू कैन फाइंड द वर्क डन इन दिस केस? बताओ। अभी बताया, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो इस ग्राफ के अंदर एरिया ले लो। तो बताओ जरा मुझे, इसके अंदर जब एरिया निकालेंगे
तो ये जो इतना सा एरिया ये क्या बन रहा है जल्दी बताओ, और यार बोल दो ना, रेक्टेंगल बन रही है। और ये वाला एरिया क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रही है। तो बात कर, चलो इसका एरिया बताओ कितना आएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है 6 और विड्थ कितनी है 4, तो आंसर आ गया 24 और यूनिट आएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि ये न्यूटन है ये मीटर है, मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूटन मीटर, डन। अच्छा इसका एरिया कितना आएगा, ये क्या है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है 6, बेस कितनी है 6 - 4, वजह ये देखो ना, ये 4 से शुरू हो रही है 6 पे खत्म हो रही है, तो टोटल इतना सा हिस्सा कितना होगा 6 - 4 ही होगा, फिर बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, क्योंकि भाई आपको ये वाला हिस्सा चाहिए बस। तो ये 6 - 4 होगा, तो ये 6 - 4 2 होता है, 2 से कट जाएगा तो 6 न्यूटन मीटर। तो जब टोटल ऐड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा बोलो 30 न्यूटन मीटर, या हम इसको क्या बोल देंगे 30 जूल। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके वर्क निकाल सकते हैं। और बात समझ में आई है, पक्की बात है, हेलो बीबी समझ आया, पक्का सोच लेना। एरिया ग्राफ के अंदर निकालना है बस, एरिया तो पुत्र ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का आना चाहिए ना, इतना तो मैथ तुम्हें आना चाहिए। यकीन मानो माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में हो गए, वो भी चौथे चैप्टर पे पहुंच गए, कल तुम्हें फिर भी नहीं आई है। अच्छा चलो यार, ये जो भी हमने वर्क पढ़ा है पॉजिटिव, वर्क पढ़ा है नेगेटिव, इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप। जब आप गाड़ी की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं गाड़ी की, तो वर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है या जीरो होता है। गाड़ी रुकी नहीं है, मतलब आपने गाड़ी की जस्ट ब्रेक्स अप्लाई की हैं, वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। इधर देखें, ये आपकी गाड़ी थी, यकीन मानो यार मुझे ना बड़ा अफसोस होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है। खुशी भी होती है एक तरफ। अच्छा गाड़ी आगे को जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे को था, आप अच्छी बड़ी मूव कर रही थी, आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी, तो कभी देखा हो ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी पीछे को आ जाए, क्या रिवर्स गियर लगाया क्या, वो जस्ट स्लो डाउन हो रही होती है। इसका मतलब है कि जब आप गाड़ी की ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी का इंजन उसको एक पीछे को फोर्स लगा रहा होता है, यानी उसकी मोशन को रोक रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पीछे को आना शुरू हो जाएगी, बस उसको एक अपोजिंग फोर्स लग रही है, उसको रोकने वाली फोर्स। तो मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल कितने डिग्री का हो गया है 180 डिग्री का, तो वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव FD आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन ब्रेक्स ऑफ द कार आर अप्लाइड वर्क डन इज नेगेटिव, ओके। और अच्छा अब आपने कार की ब्रेक्स अप्लाई नहीं की हुई, आप गियर पे गियर डाली जा रहे हैं और रेस दही जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा, ओके। चलो एक और एग्जांपल, फ्रिक्शन वाला वर्क क्या होगा, फ्रिक्शनल वर्क, ऑल फ्रिक्शनल वर्क्स आर नेगेटिव। वजह सारे फ्रिक्शन वाले वर्क नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि हर फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही होती है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, बॉडी को रोकना, बॉडी की मोशन को रोकना। इसका मतलब है कि ये वाली फोर्स मोशन के ऑपोजिट लग रही होती है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ऑल वर्क्स अंडर फ्रिक्शनल फोर्स आर नेगेटिव। लिख लो कहीं पे, ऐसे मरुंडे के मुंह वाले ड्रोनी शक्लें बना के बैठे हैं, यकीन मानो तुम अपना शीशा देखो ना जाके, तुम अपने आप को 6-4 जो है ना वो भेजो अपने ऊपर ही। वर्क डन अंडर अ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। हर फ्रिक्शनल फोर्स के अंडर जो वर्क होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। अच्छा चलो मुझे एक छोटी सी एग्जांपल दो, आप इधर देखो, इधर देखो, ये धरती है, कौन है जी, ये तो बड़ी जल्दी याद होगा, शर्म नहीं आती। अच्छा एक ऑब्जेक्ट बस चुप जमीन से जमीन की तरफ आ रहा है, तो जमीन की फोर्स भी किधर को लग रही है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। अब ये तो पता है कि नहीं पता, जमीन की जो फोर्स लग रही है वो नीचे को लग रही है, यानी वेट डाउनवर्ड है, फोर्स वेट ही है ना, ग्रेविटी की फोर्स। अच्छा और ये बॉडी यहां से यहां तक आई है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करके वो डिस्प्लेसमेंट है हाइट के बराबर, बताएं वर्क डन क्या होगा।
बस सिंपल सा सवाल है मेरा। कैलकुलेट वर्क डन इन दिस केस। एक बॉडी इस पॉइंट से चली है और ये हाइट h कवर करती जमीन तक आई है, फोर्स जो लगी है इसके ऊपर वो mg है, बताइए वर्क कितना होगा। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। f कितना है? mg। d कितना है? इस वक्त d किसके बराबर है? h के बराबर है। थीटा कितना है? क्यों 0 डिग्री लिखा है मैंने? और 90 के मुंह आए तो फिर यहां पे 90 लिखता मैं। अब मतलब आप इधर देखो, क्योंकि बॉडी किधर को आ रही है? नीचे को। फोर्स किधर को लग रही है? तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को ही हो रहा है। मुझे बताओ, बॉडी नीचे को आ रही है ना, तो फोर्स भी नीचे को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को हो रहा है, दोनों पैरेलल हुए। तो पैरेलल चीजों के दरमियान में थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री कितना होता है? +1। तो आपके पास आंसर आ गया पॉजिटिव mgh। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही होगी, ये लिखते जाना कहीं पे साइड पे ये बातें करके, आगे बहुत काम आनी है। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर डाउनवर्ड आ रही हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो पॉजिटिव mgh होता है। ओके, चलो इसी केस में मुझे बताओ, अगर ये बॉडी ऊपर को जा रही होती, अब बताओ वर्क क्या आएगा? डस्टर किधर गया? हाँ बताओ बताओ, क्यों माइनस में आएगा? यस, इधर देखें, ये धरती है, अब ये बॉडी ऊपर को जा रही है यहां से ऐसे, और कितनी हाइट तक? h हाइट तक। आप इसको किधर को लेके गए हैं? बोलो। ये बॉडी ऐसे ऊपर को जा रही है, आप इसको अब ऊपर को लेके जा रहे हैं। तो अब मेरी बात सुने, जब आप ऊपर को लेके जा रहे हैं मगर ग्रेविटी की फोर्स किधर को लग रही है? F इज इक्वल टू वेट, ये तो नीचे को लग रहा है, मगर आप किधर को जा रहे हैं इसको लेके? तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को है जबकि फोर्स किधर को है। तो अब की बार बताओ वर्क क्या आएगा? F की जगह पे mg, d की जगह पे h, और थीटा कितना आएगा? 180 डिग्री। और आपका वर्क डन क्या होगा? -mgh होगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो इसका मतलब है जब भी कोई बॉडी वर्टिकली किधर को आ रही हो, जल्दी बोलो, अपवर्ड जा रही हो, अब तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी लिख लें, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा। तो जब भी बॉडी ऊपर को जा रही होगी तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, नीचे को आ रही होगी तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, आखिरी केस, अगर ऐसा होता कि ये जमीन है और एक बॉडी जमीन के ऊपर यहां पे इस तरफ जा रही है ऐसे, अब की बार बताएं, अब की बार वर्क क्या होगा? ये इधर को जा रही है, अब देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, अब वो हाइट तो नहीं है ना, क्योंकि अब ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, मगर अब की बार आपका वेट किधर को एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। जबकि बॉडी किधर को जा रही है? आगे को। ग्रेविटी की फोर्स किधर को लग रही है? नीचे को। थीटा कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। तो अब की बार वर्क क्या आएगा? mg साथ में d और cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो वर्क डन विल बी 0। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी बताएं, अपवर्ड के डाउनवर्ड? ये हॉरिजॉन्टल है। तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में, कौन सी मोशन में? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। ये 3 केस अलहदा से नोट कर लें, ये अभी आपको टॉपिक में नजर नहीं आएंगे, मगर आगे जाके कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ये बातें बड़ी काम आनी है, तुम्हारी कसम। और तब मैं कहूंगा कि मैंने आपको ये पहले भाषण में बताया था, तब आपने मेरे सामने ड्रोनी ड्रोनी शक्लें बनानी है आप लोगों ने, ठीक है ना? ओके, तो ये चीजें कहीं पर साइड पे नोट कर लें। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही होती है तो ग्रेविटी का वर्क 0 होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। ठीक है, लो जी, यहां तक आप लोगों ने इसको करके आना है।